स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब बात जरा करते हैं कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी थोड़ी खतरे में दिखाई दे रही है। अभी नहीं तो शायद कुछ दिनों के बाद। हुआ यह है कि उनके ऊपर वहां के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने करप्शन के मामले में एफआईआर के और जांच के आदेश दे दिए। मामला क्या है? मामला है उनकी अपनी पत्नी को कुछ बड़ी ज्यादा कीमत के प्लॉट आवंटित करने का। उनकी पत्नी की एक जमीन थी जिसकी कीमत थी जो 3.16 एकड़ की थी और उसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो 3.5 करोड़ के करीब थी। उनकी वो जमीन, मैसूर की वो जमीन, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहित कर ली और उसके बदले में जो वहाँ पर उस वक्त स्कीम चल रही थी उसके बदले में उनको कहीं और ज़मीन दी जानी थी। लेकिन उनको मैसूर के एक बड़े महंगे पॉश इलाके में ज़मीन दी गई और शिकायतकर्ताओं का आरोप यह है कि जिस कीमत की उनकी ज़मीन ली गई थी उससे कई गुना ज़्यादा कीमत की ज़मीन उनको आवंटित कर दी गई और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही थे। इस मामले में जब बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, कई सारी पिटीशनबाजी हुई, मामला अदालतों में भी गया, तो गवर्नर ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर केस चलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके खिलाफ मुख्यमंत्री आज हाईकोर्ट भी चले गए हैं। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ उन्होंने भी अपनी अपील दाखिल कर दी है। उसकी अभी थोड़ी देर में सुनवाई होने जा रही है। 2:30 बजे का वक्त था, 2:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ से भी कोई अपडेट आता है क्या। लेकिन ऐसे ही एक प्रकरण में बीएस येदियुरप्पा को, बीजेपी के नेता को, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो बीजेपी को इसमें मौका दिखाई दे रहा है और मामला बनता भी है। गवर्नर ने भी यही कहा है कि ये प्राइमा फेसी सामने देखने में करप्शन का मामला दिखाई दे रहा है तो जांच क्यों ना हो। अगर मुख्यमंत्री भी हैं और आरोप लग रहा है और उनके अपने परिवार के में अपने परिवार को, अपनी पत्नी को जमीन देने का मामला है तो आखिर उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और मामला ये, आप इसकी डिटेल में अगर जाएंगे व्यूअर्स तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे कैसे खेल होते हैं। एक जमीन मुख्यमंत्री की पत्नी को, वो जमीन उनकी भी नहीं थी, देवेंद्र भी आपको और डिटेल देंगे, ये जमीन इनके भाई ने इनको गिफ्ट की थी कुछ साल पहले। ठीक है साहब, और वही जमीन एक्वायर कर ली जाती है। ये भी खेल, मतलब भैया ने गिफ्ट दिया बहन को और बड़े बड़े मौके की जमीन गिफ्ट की, वही जमीन एक्वायर होने वाली थी, वही जमीन एक्वायर हो गई। और जो कुछ बताया जा रहा है अखबारों में, जो कुछ छप रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5 करोड़ की जमीन थी और अभी तो जो शुरुआती इसका एस्टिमेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 6.5 करोड़ में दुगने की कीमत के प्लॉट दे दिए गए। हालांकि बीजेपी वाला तो कह रहे हैं कि ये चंद करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का खेल है इसके अंदर। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, 1992 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मूडा जिसको कहा जाता है, वहाँ पर कृषि वाली कुछ ज़मीन थी, उसका अधिग्रहण किया गया। 1998 में फिर से उसको डीनोटिफाइड कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद सिद्धारमैया के साले यानी कि उनकी पत्नी पार्वती के भाई नागार्जुन, उन्होंने ज़मीन खरीदी और गिफ्ट के तौर पर अपनी बहन को दे दिया, यानी कि सिद्धारमैया जी को, पत्नी को। तब सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे, 2004-05 की ये बात है। और उसके बाद मूडा के साथ जब उस ज़मीन को डीनोटिफाइड किया गया था, जब ये लोग गए मालिकाना हक के लिए तो फिर बताया गया कि नहीं, इसका तो लेआउट हो चुका है। यानी कि मूडा के साथ, अथॉरिटी के साथ उनका फिर विवाद शुरू हुआ और उनके आसपास की जो ज़मीन थी उन लोगों को छोड़ के सिर्फ इनकी ज़मीन के बदले में मैसूर के जो अप मार्केट जो इलाका है वहाँ पे 14 प्लॉट दे दिए गए थे। सिर्फ इन्हीं को? सिर्फ इनको। अच्छा। इनके आसपास वालों को नहीं दिया गया था। और 14 प्लॉट दिया गया था, एकदम अप मार्केट में थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कीमत वाले। और वो मामला फिर, हालांकि मूडा के साथ उनका फिर आगे कुछ चला था। बाद में एक 50-50 स्कीम लाया गया सिद्धारमैया के द्वारा कि 50% अगर आपका ज़मीन ले लिया गया तो 50% उसको पूरा डेवलप कर दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वापस आपको उसमें का डेवलप्ड ज़मीन का 50% रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा। और 2020 में उस स्कीम को बंद भी कर दिया गया मूडा के लिए। बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया, उसमें सिद्धारमैया की पत्नी भी बताई जा रही है। हालांकि कुमार स्वामी, वो फाइल पे जो फाइनल सिग्नेचर हुआ था सौरभ, वो उस समय मुख्यमंत्री थे कुमार स्वामी। लेकिन जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर पे थोड़े ही सब फैसले होते हैं, तो अथॉरिटी में लगातार बहुत सारी फाइलें साइन होते रहती है, ऊपर पता भी नहीं चलता है। उसमें ये पता चला तब रहे तो इन्हीं की सरकार में होंगे ना, मुख्यमंत्री भी होंगे, तब भी तो कांग्रेस के साथ ही होंगे 2022 में। और उसी का ये सहारा ये ले रहे हैं सिद्धारमैया, ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे ये करना होता तो मैंने तो अपने कार्यकाल में ही इसे कर दिया होता, मैंने अपने कार्यकाल में इसे नहीं किया है। और उसी दलील के आधार पर हाईकोर्ट में जाता है। लेकिन मसला कार्यकाल का तो है ही नहीं, मसला तो ये है ना कि आपने इस तरह के मामले में ऐसा फ़ायदा उठाया और सिर्फ ये फ़ायदा आप ही को दिया गया। और आमतौर पे सर अब इस केस को छोड़ दें, इसमें तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट अपना देखेगा।
आमतौर पे ये तरीका पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको बहुत सुनाई देगा कि कभी किसी का साला गिफ्ट देता है, हाँ, किसी का और वही ड्राइवर जमीन फिर कोई हाँ, किसी का ड्राइवर देता है, किसी का सहयोगी गिफ्ट देता है, किसी सहयोगी के नाम पे जमीन ले ली जाती है। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। कर्नाटका में तो आज कहा जा रहा है ना, नहीं अरे सर अभी एक हाँ, कर्नाटका में भी कहा जा रहा है कि आज रक्षाबंधन है, तो आज कई भाई अपनी बहनों को जमीन गिफ्ट करने वाले थे, कई पॉलिटिशियन, उन्होंने भी थोड़ा ये पेंडिंग कर दिया है मामला, उन्होंने कहा अभी जमीन गिफ्ट नहीं अरे ये करेंगे देखिए आगे। साहब, जब ये हंगामा होता है ऐसे ही आप समझ लीजिए, जो 3.5 करोड़ की जमीन वो बताई जा रही है, जब हंगामा होता है मुख्यमंत्री का ये बयान है कि ठीक है मुझे बदले में मूडा जो है 62 करोड़ रुपए दे, वो 14 प्लॉट वापस कर देता हूं, आप खुद ही मान रहे हो ना, 3.5 के बदले 62 तो आप अपने मुख से मांग रहे हो। ये बेशर्मी जाने उससे ज्यादा कितने का होगा? ये बेशर्मी भरा बयान है एक मुख्यमंत्री का। देखिए अब जो घटना घटी और इसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री शामिल रहे, उनका हित रहा इसके अंदर। अब जब मुख्यमंत्री पर आपदा आ गई तो उसमें सब अवसर ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, बीजेपी भी अवसर देख रही है और उसमें डीके शिव कुमार भी अपना अवसर देख रहे हैं। डीके शिव कुमार को लग रहा है कि मामला अगर बढ़ेगा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा, तो निश्चित रूप से उनकी लॉटरी लगेगी। वो जिसके लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने पीछे से की, पाया पकड़ के खड़े ही तो बिल्कुल लाऊं इसको तो कुर्सी उसके पे। पीछे हो सकता है कि वो भी कोशिश कर रहे हो कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो। वो केंद्रीय नेतृत्व से कह भी रहे होंगे कि भाई पार्टी की छवि खराब होगी जब हम करप्शन के खिलाफ चल रहे हैं इतना, और मैं तो इतना अंदर जेल में रह के आया हूं, उसके बाद भी मैं आज उप मुख्यमंत्री, तो कम से कम सिद्धारमैया को तो एक बार भेजो इस मामले में इस्तीफा करवाओ। तो ये भी वहां चल रहा होगा पूरे मामले तो को लेके। सिद्धारमैया भी तो कहेंगे कि ये भाई ये तो जेल चले गए थे, मेरे ऊपर तो केवल चार्ज लगा है। तो बिल्कुल अभी तो वहां की राजनीति चलने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बचाना बहुत आसान नहीं होगा सिद्धारमैया को। ये मामला तुल पकड़ेगा। जिस तरीके से थावरचंद गहलोत ने जांच करने के आदेश दे दिए कि इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, अब हाईकोर्ट इसमें क्या रुख देता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन छवि का जो प्रश्न है, निश्चित रूप से सिद्धारमैया की जो छवि है उसको एक डेंट लगा है, और मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी जांच हो जाए, जब क्लीन चिट मिल जाए फिर मुख्यमंत्री बने। नहीं, जब राहुल गांधी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राहुल गांधी लगातार जिक्र कर रहे हैं चीजों को लेके, तो राहुल गांधी को देखना चाहिए कि अब भविष्य इसमें के लिए सबसे मजेदार बयान में आपको मालूम किसका है? टीएमसी का। टीएमसी पूछ रही है राहुल गांधी से कि अच्छा आपको बंगाल की बड़ी चिंता हो रही थी, राहुल गांधी ने पोस्ट कर दिया था यही रेप एंड डेथ वाले हत्या वाले मामले में, तो अब टीएमसी वाले कह रहे हैं आप सिद्धारमैया से इस्तीफा लोगे। अब यहाँ की आप कोलकाता के बारे में आप बोल रहे थे, तो वो अपने भी उनको जो है वो पूरा कह रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो भाई बदला लेना चाहिए ना रोहन। बिल्कुल। उनके मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खाई गई थी सर। लेकिन आपने जो शुरू में बात कही ना, बदला तो बीजेपी चलिए लेगी ही लेगी, लेकिन डीके शिव कुमार पे ना आप उंगली जरूर उठाइए, क्योंकि मार्च में क्लीन चिट ले ली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। 8 साल से वो केस चल रहा था, 6 साल से, सॉरी 2018 से, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो जेल भी गए, लेकिन अब तो क्लीन चिट लेके आए ना सुप्रीम कोर्ट से, देश के सबसे बड़े कोर्ट से लेके आए हैं क्लीन चिट मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उन्होंने, बार बार दिल्ली चक्कर काटते रहे पिछली बारी चुनावों के नतीजे के बाद में कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सिद्धारमैया पहले ही रह चुके हैं 2 बारी। तो फिर जो इस समय जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है सिद्धारमैया पे, मुझे लगता है कि सिद्धारमैया पे प्रेशर जरूर बनाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस के यही नेता हैं, एक गुट जो है ना कांग्रेस में, वो चाहता है कि सिद्धारमैया आप उतरें और डीके शिव कुमार, क्योंकि एक डीके शिव कुमार पे एक टैग भी है मनी बैक का। आपको याद होगा कमलनाथ पे जैसे होता था ना मनी बैक का, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट में पावर प्लांट्स हैं बड़े बड़े, शुगर में है, रिफाइनरीज में है, तो वो डीके शिव कुमार के पास में जो परचेस पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस के साथ में बड़े। आपको लगता है कि मतलब ये सवाल अब कांग्रेस लीडरशिप के सामने, राहुल गांधी के सामने पहुंचेगा? 100% पहुंचेगा। देखिए 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर भी जीत के आए थे ना पंजाब में, सौरभ प्रताप बाजवा ने भी वही सेम मोर्चे खोले थे। और उसका नतीजा क्या हुआ था आपके सामने, कैप्टन अमरिंदर भाजपा में चले गए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये डर जरूर है। अवधेश जी, कुर्सी डोल रही है क्या सिद्धारमैया जी की? मुझे नहीं लगता है कुर्सी इस समय डोल रही है, क्योंकि इस समय तो पूरी कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें ये बैठे नहीं। कैबिनेट ने जो है प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के पास भेजा कि आप ये कारण बताओ नोटिस वापस लीजिए, और उसमें डीके शिव कुमार भी थे और बाहर आके बयान दिया। ये अलग बात है कि डीके शिव कुमार उससे 20-22 दिन पहले राज्यपाल से मिलने गए थे, तो बता दिया आपने सब। लेकिन क्या है, देखिए इसमें जहां मामला 1 जुलाई को जब आया था, क्या हुआ था कि इन्हीं की सरकार के एक बड़े अफसर है, उन्होंने उसके जांच के लिए लिखा था कि इसकी जांच की जाए, और उसमें लिखा हुआ था कि भूखंड के आवंटन में भारी अनियमितताएं हुई है, और उसमें लाभार्थियों की बजाय प्रभावशाली लोगों और रियल एस्टेट एजेंटों को दिया गया है, उसमें लिखा था। उसके बाद जो इनके मंत्री हैं नगर विकास के, उन्होंने क्या किया कि मूडा का जो कमिश्नर था फलाना था, सबको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया कि तुम लोग हट जाओ।
हटाने से तो मामला गया नहीं है। तो ये अब जो स्थिति है इसमें जो सिद्धारमैया की पत्नी के पार्वती के जो आप तो 62 करोड़ कह रहे थे, उनको 15-16 करोड़ शायद मुआवजा भी मिला है उस जमीन के अलावा। और उनका जो पोपन्ना साहब हैं जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि अब तो रेट के हिसाब से 57 करोड़ और देगी जो है मूडा पार्वती को, 57 करोड़ और चाहिए इसमें। ये तो गलत मामले उठाया जा रहा है। राज्यपाल ने इसमें लिखा यह है कि हमने इसके दोनों पहलुओं में कानूनी सलाह ली और 2 मत मेरे सामने आए हैं। उन्होंने नहीं कहा कि 1 मत आए हैं, 2 मत सामने आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तब उन्होंने उसकी बात की है। मामला जो है पहले भी एक वहां के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको लोकायुक्त के पास इस पर मामला दायर किया हुआ है। वहां MP MLA कोर्ट में भी सुनवाई है और कल ही दोनों सुनवाई है। पश्चिम बंगाल वाली स्थिति का सुप्रीम कोर्ट में है, वहां है। अब इस इशू में समस्या क्या है कि देखिए, सिद्धारमैया के वकील बताइए कौन है? सिद्धारमैया के वकील बताइए कौन है? अभी जो सुनाया गया है कि वो तो वहां भी जाके अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे उनकी ओर से। तो इस समय तो देश के कोई देश का बड़ा नेता सुपर स्टार है अभिषेक मनु सिंह, इस समय सुपर स्टार हैं। और हम लोगों के पुराने मित्र मनीष सिसोदिया ने तो उनको भगवान भी घोषित कर दिया कि वो हमारे लिए तो भगवान की तरह हैं। अब हम लोगों की हैसियत तो उतनी बड़ी नहीं है कि हमको कुछ हो जाए तो अभिषेक जी के जैसे व्यक्ति को वकील खड़ा करने की, तो हम तो पूरी संपत्ति भी बेच देंगे, तब भी उनका फी नहीं दे सकते। तो सिद्धारमैया जी की पत्नी के पास तो प्लॉट है ना। हाँ, लेकिन जैसे देवेंद्र कह रहे हैं, सुनिए क्या है कि गिफ्ट क्यों कराया जाता है भाई? सवाल तो यह था कि भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। एक समाजवादी नेता, आप सोचिए, ये समाजवादी नेता मूवमेंट से निकला हुआ सिद्धारमैया, उनके परिवार में इस ढंग से हो रहा है कि बीज कि आपकी बने अब डायरेक्ट नहीं खरीदना है तो भाई ने खरीद के और फिर उसको गिफ्ट के रूप में दे देती है, और गिफ्ट के बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर उसके बाद से ये सारा पहली नजर में नहीं सवाल उठता कि भाई कैसे इसमें एक सवाल, तुम्हारी जमीन नहीं थी, तुमको भैया दे रहा है और वो जमीन एक्वायर हो जाएगी। एक बात सुन लीजिए, इसका एक है कि सत्ता आपकी रहे न रहे, अगर आप प्रभावी हैं तो किसी की सत्ता में लाभ आप तक पहुंचे। बिल्कुल, वो बीजेपी सरकार के लिए सवाल है कि अगर बासुराज मुंबई की सरकार 2022-23 में इस काम को करती है तो उनके लिए भी बड़ा सवाल है कि आपने उस समय क्यों नहीं कुछ किया, कैसे जांच नहीं कराई, कैसे फाइल को मंजूरी दी जा रही है। एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिहाज से भी है कि क्या आपके मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि इतना कुछ चल रहा है। ये RTI एक्टिविस्ट अब्राहम हो या दूसरे अधिकारी हों, उनको ये सामने लाना पड़ा, उसके बाद बीजेपी इसमें कूदी है। चलिए, तो जैसे मतलब वहां भाई बहन का प्रेम, इसलिए तो कर्नाटक में विद्रोह हुआ कि सरकार हमारी है, लाभ कौन उठा रहा है। ये तो बहुत बड़ा इशू था। आज राखी पे एक भाई बहन की मुलाकात हो सकती है महाराष्ट्र में भी, मालूम आपको? अजीत पवार और सुप्रिया सुले, हो सकता है। ये अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, राज राखी है, मैं बहन से राखी बंधवाऊं। सिंह जी ज्यादा बताएंगे, कहते हैं 13-14 महीने से बातचीत बंद है अजीत पवार फैमिली और शरद पवार फैमिली के बीच में, लेकिन आज राखी का मौका है, शायद वहां पर कुछ। हाँ, लेकिन अजीत केवल राखी बंधेगी या कुछ और भी बातें होंगी? चर्चा राजनीतिक तो होंगी, लेकिन ये बात भी है कि भले ही सुप्रिया सुले ने बारामती से सुनीता पवार को हरा दिया था चुनाव में, दोनों में व्हाट्सएप पे जरूर बातचीत होती रहती है परिवार के हालचाल को लेके। वैसे बात नहीं होती है सुनीता जी और सुप्रिया जी और सुप्रिया के बीच में बातचीत होती है। हालांकि अब वो राज्यसभा में चली गई है, ये लोकसभा में है, तो बातचीत होती रहती है दोनों के बीच में। देखिए, अजीत पवार जिस तरीके से बारामती के अंदर अपनी पत्नी को खड़ा किया था, तब परिवार में विवाद हुआ था इस बात को लेकर। अब एक याद आ गई मुझे बस बात इसी से, क्योंकि अभी उन्होंने याद दिलाया ना कि लोकसभा चली गई सुप्रिया जी, राज्यसभा चली गई सुनीता जी, अजीत जी की पत्नी। याद कीजिए सुप्रिया जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजना चाहते हैं जिसका पति बैग लेकर के लोकसभा के बाहर बैठेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप चले थे, लेकिन अब जो स्थिति परिवार के अंदर बनी है, जिस तरीके से अजीत पवार ने जबरदस्ती मतलब जिद कर अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाया था, परिवार के लोग भी सहमत नहीं थे इस बात को लेकर कि भाई परिवार के लोग आपस में चुनाव नहीं लड़े, पार्टी अपने अलग ले लिए। चुनाव के बाद अजीत पवार पार्टी के अंदर भले ही मजबूत हो गए, लेकिन परिवार के अंदर वो अकेले पड़ गए थे। पूरा परिवार इस मामले में उनसे नाराज था। तो अजीत पवार आप कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिस तरीके से उनका बयान आ रहे हैं कि शरद पवार को लेकर मतलब सम्मान की भाषा होना चाहिए, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने गलती की, बारामती में चुनाव लड़वा के मेरा निर्णय था, हालांकि संसदीय बोर्ड ने लिया और मैंने इसको माना, तो वो अपनी गलती इस बात को मान रहे हैं और बताना चाहते हैं कि भाई परिवार को मैं वापस जोड़ना चाहता हूँ। आज वो निश्चित रूप से जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि रिश्ता नॉर्मल हो, और राजनीतिक रूप से भी देखेंगे कि रिश्ता नॉर्मल हो। कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार इस कोशिश में है कि मेरे 50 से 60 एमएलए जीते, चाचा शरद पवार के 50-60 एमएलए आए, उसके बाद ऐसी अगर परिस्थिति बनेगी तो चाचा भतीजा मिलकर 100 एमएलए लेके खड़े हो जाएंगे कि अजीत पवार को सीएम बनाओ तो हम सरकार बनवाएंगे। तो अभी उस तरह की भी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो रही है कि चाचा भतीजा। 50-60 एमएलए जिताने के लिए अजीत पवार को कितनी सीटों पर लड़ना पड़ेगा?
देखिए अब हो सकता है 70 सीटों पर लड़के भी 50 जीता, कोशिश तो वो करेंगे ना कि 32 सीटों पर लड़ूं। अब ये कोशिश है कि भाई बाद में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि अजित पवार की जो आखिरी इच्छा है कि एक बार मैं मुख्यमंत्री बनूं महाराष्ट्र का, उप मुख्यमंत्री बनूं के थक गया हूं मैं 5 बार, तो अब वो कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है अच्छी शुरुआत है अगर परिवार इकट्ठा हो रहा है वहां पर एक बार। नहीं, लेकिन अभी क्योंकि सीटों की बात हुई कि कितनी लड़ेंगे कौन सी पार्टी, झगड़ा तो अभी ये महायुति है, जो मतलब बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाला जो गठबंधन है। अजीत पवार को काले झंडे बीजेपी वाले दिखा रहे हैं, भाई ये क्यों? ये यात्रा पे निकले हुए थे, वो काले झंडे दिखाए इनको जुन्नर का BJP मामला वालों ने। अब ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सफाई दें इस पर। देखिए पुणे का मामला है, जुन्नर का। पुणे के पालक मंत्री अजित पवार है, अजित पवार का गढ़ है, शरद पवार अजित पवार का गढ़ माना जाता है पुणे। वहां जुन्नर में वहां की जो आशा बुचके है, जो पहले शिवसेना में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, 2 बार वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ी, हार गई है। जुन्नर से जो एमएलए है वो अजित पवार का एमएलए है, और ये कहा जाता है कि वो सारी जो बैठकें कर रहे हैं वो अकेले बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी अजित पवार जब बैठक करने गए थे तब भी बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया। तो आशा बुचके वहां की एक बड़ी नेता है बीजेपी की, तो वो इस बात का विरोध कर रही है कि जब मिलकर चुनाव लड़ना है तो बैठकों में भी हमें मिलकर शामिल करना चाहिए वहां पर। और इस तरीके से अगर अजित पवार का गुट अलग बैठ के करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। देवेंद्र, ये चर्चाएं तो बहुत ही, और हमने भी की बहुत बार चर्चा की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का फेस बनना चाहते हैं कांग्रेस वाले, और शरद पवार भाव नहीं उनको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो ये चर्चा चल रही होगी। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं सर। अब खासतौर पे अजीत पवार को लेके तो बहुत असहज रहते ही हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के आरएसएस के लोग, ग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा डिफेंसेस रहता है। शिंदे के मामले में एक नया डेवलपमेंट सौरभ ये हुआ लोकसभा चुनाव के बाद कि अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ये मान के चल रही थी कि एकनाथ शिंदे बहुत कमज़ोर पत्ते साबित हुए। अब वैसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये दिखाया कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, बहुत अच्छा होगा, और दिनों दिन अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। अजीत पवार को लेके बीजेपी के भीतर भी कोई बहुत सहज स्थिति नहीं है। दूसरी बात कि जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मामला सामने आएगा तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अपर हैंड लेके बातचीत कर रही थी, नतीजों के बाद अब उसके सामने भी समस्या है, और अब एकनाथ शिंदे ज़्यादा मजबूती के साथ सीटों को लेकर डिमांड करें। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में देखे हैं तो जो उनको नंबर्स दिए गए थे सौरभ, उसमें भी 3 कैंडिडेट बीजेपी के थे, और तीनों की हार हुई थी, तीनों हार गए, तीनों हार। अदरवाइज उनका स्ट्राइक रेट और बेहतर होता। तो वो अब विधानसभा चुनाव में जब सीट्स को लेकर बातचीत होगी तो एकनाथ शिंदे ज़्यादा मजबूती के साथ नजर आएंगे। अजीत पवार की स्थिति उतनी मजबूत रहेगी नहीं। जीत की परिस्थिति में अगर महायुति जीत जाती है तो सीएम कौन का, ये सवाल है अभी भी। और अनाउंसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, सीएम फेस का अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री रहता है उसी के नेतृत्व में आप चुनाव में जाते हैं तो वही रहेगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ रहा है या उसके बाद फिर एनडीए के साथ कोई बैठक हो रही है, उस बैठक में आप बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके नेतृत्व में चुनाव में जाया जाता है, यहाँ भी वैसा ही लेकिन ये तो चर्चा होती होगी ना कि भाई ठीक है आपको 2.5 साल का मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत है, बड़ा पार्टनर हम ही हैं, जीतते हैं तो हम हमारे मुख्यमंत्री। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे 300 प्लस आए होते, महाराष्ट्र में भी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती तो ये सारी चीजें हो सकती थी। अभी बीजेपी ऐसी बातों के लिए इस प्रकार के बार्गेन की स्थिति में नहीं है। अभी पार्टी का पूरा फोकस इस बात का है कि किसी तरह से महाराष्ट्र में चुनाव में जीत हासिल हो, और उसमें वो पार्टी बहुत मुश्किल नहीं मान रही है। आमतौर पर सौरभ आप देखें तो सामान्य परसेप्शन लोकसभा चुनाव के बाद आपको ये नजर आएगा कि वहां पे एनडीए गठबंधन कमजोर है, लेकिन अगर वोट को उठाकर आप देखें, उस डाटा को उठाकर देखें तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और दूसरी जो योजना वहां पे लाई गई है मध्य प्रदेश वाले तर्न पर, लाडली बहना वाली, उसके हिसाब से पार्टी ये मान के चल रही है कि 2-2 किस्त जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने और महागठबंधन ये आरोप वहां पे ग्राउंड पे फैला दिया था कि ये सिर्फ ढकोसला है, इससे कुछ होगा नहीं। उस चीज़ ने भी बीजेपी को इस रूप में पे किया कि बहुत सारे लोगों ने फिर फॉर्म भरा नहीं, तो जिनको पैसा मिल गया है उनको देख के जिन्होंने नहीं भरा और कांग्रेस या उनके उद्धव ठाकरे के प्रभाव में आके नहीं भरा, वो भी मान रहे हैं उनको विलेन के तौर पे कि तुमने हमारा नुकसान करा दिया। तो बीजेपी का भी पूरा फोकस इस बात को लेकर है, और खासतौर पे जो शहरी क्षेत्र की सीटें हैं उस पर ज्यादा फोकस है कि वहां पर पार्टी अच्छा कर सकती है। तो बीजेपी रिपीट कर सकती है महाराष्ट्र, उसको लगता है, उसको ऐसा लग रहा है। तो घोषणा करती है कि 3 महीने की एडवांस किस्त दे देंगे। एकनाथ शिंदे ने कल घोषणा की कि लाडली बहना का 31 तक फॉर्म भरो, 3 महीने का पैसा हम आपको एडवांस देंगे। और इसको सौरभ हरियाणा से तुलना करके आप देखिए कि जब हरियाणा के चुनाव का ऐलान हुआ तो पहली बात तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो रहा है, और मुख्यमंत्री ने यह तय कर रखा था कि आगे के किसान की जो 2 किस्तें हैं किसको देने जाने वाली हैं उसको मैं एक रैली में अनाउंस करूंगा और चुनाव की तारीख उसके बाद आएगी, और हो गया अनाउंसमेंट, और हो देगा उससे। अदरवाइज अगर उनको पता होता तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोल दिया, तो बोलना ही तो था। हाँ। लेकिन उन्होंने उसको बचा के रखा कि रैली में कोई बड़ी बात कहनी होती है। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस लगता है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र रिपीट करने की बात जो है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो आप जानते हैं कि वो थोड़ा निगेटिव शब्द हो जाता है।
ओवर कॉन्फिडेंस और बाहर दिखाया जाता है। लेकिन यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की परिस्थितियां बदली है, लोगों की सोच में बदलाव आया है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो वहां इशू थे वो बीजेपी के इंटरनल इशू ज्यादा थे और वो साफ दिख रहा था कि आप किसी को ला के राज्यसभा में दे रहे हैं और वो पहले से कांग्रेस कराया, तो उत्तर प्रदेश तक कोई इशू आ गया था अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना। वो पूरे देश में जो 5-10% महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर ये इशू था और उसका असर हुआ, वहां कैंडिडेट्स का असर हुआ है। लेकिन जो परिस्थिति अभी बनी है तो बीजेपी के जो कोर वर्कर है, शिवसेना के भी जो कोर वर्कर और वोटर है, उनको ये लगा है कि भाई ले दे के हमारे सामने तो बीजेपी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर हम अपने आइडियोलॉजी पर बात करते हैं तो वो उसको अगर बीजेपी ने साध लिया थोड़ा सा और वो एक्टिव हो गए तो बिल्कुल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बदली हुई परिस्थिति आपको दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में अभी ही वहां बहुत कुछ अंतर आ गया है। ठीक ठीक, समय में बिल्कुल नहीं है। मैं रोहन केवल आपका इतना असेसमेंट चाहता हूं, महाराष्ट्र में इस वक्त आप टक्कर मानते हैं दोनों धड़ों के बीच में, गठबंधनों के बीच में, या कोई एक आगे एक पीछे दिखाई देता है? मुझे लगता है कि भाजपा इस समय मजबूत स्थिति में है, कंफर्टेबल है। हाँ, हरियाणा में टक्कर है लेकिन महाराष्ट्र में आज भी बड़ी मजबूत स्थिति में, क्योंकि जिस तरीके से पवार कैंप ने लोकसभा में भले ही परफॉर्म किया लेकिन ग्राउंड पे जो है ना कांग्रेस और एनसीपी वो उतना समीकरण नहीं निभा पाएगी जितना कि भाजपा के पास में है। तो मुझे लगता है कि और उद्धव ठाकरे पे भले ही एक सहमति आई हो लेकिन अंदर से पवार फैमिली भी चाहती है कि उनकी तरफ से ही कोई दावेदार हो।